हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए मैं एक नया ट्रांसलेशन का रूल जो स्पेशल यूज ऑफ हैव, जिसकी एक वीडियो आपको पहले ही दी जा चुकी है, जिसमें हैव को 3 टेंस के अनुसार 3 रूपों में परिवर्तित किया गया है। हैव जो है प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव के रूप में प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में हैव का सेकेंड फॉर्म हैड प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर टेंस में हैव को विल हैव और शैल हैव के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से इन तीनों को अलग अलग देख रहे हैं। पहली वीडियो में आपने देखा यूज ऑफ हैव। हैव के 2 रूप बने प्रेजेंट टेंस में, एक हैज और एक हैव। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यहां आप देखें हैव का स्पेशल यूज नेक्स्ट है यूज ऑफ हैड। ये हैड क्या है, पहले आप इसे परिचित हो। हैव का ही पास्ट टेंस जो है वो हैड होता है। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड होता है। ये पास्ट टेंस में प्रयोग होने वाली क्रिया है। पास्ट टेंस में ये जो है इसका हिंदी सिंबल होता है पास था या रखता था। इस तरह के सिंबल होंगे तो वो पास्ट टेंस में और वहां पर हैड का प्रयोग किया जाएगा। इसका फार्मूला नंबर 1 हमने बताया है कि किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में बनाते समय पहले आप उस वाक्य को ये क्लियर कर लीजिए कि ये किस सेंटेंस में है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि अफर्मेटिव का रूल प्रोसेस अलग है, नेगेटिव का प्रोसेस अलग है और इंट्रोगेटिव के भी रूल या प्रोसेस अलग है। तो इसको अलग अलग रूल में देख लें। सबसे पहला रूल आएगा आपके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते समय आप ये दिमाग में रखें कि सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है। आप आगे या पहले कभी पढ़े होंगे, आगे भी पढ़ेंगे कि हैड एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होने वाली सहायक क्रिया है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होती है। परंतु पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। यहाँ हैड स्पेशल यूज में खुद मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए इसे उस हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं बल्कि आप यहाँ मेन वर्ब के रूप में देखेंगे। ये मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हो रही है। तो इसीलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये मुख्य क्रिया के रूप में होती है, इसलिए इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। यदि ये हेल्पिंग वर्ब होती तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है इसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब अलग से आता है। लेकिन इन सेंटेंसेस में ये हैड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है जो पास्ट टेंस को इंगित करता है, इसलिए इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद अदर्स यानी अन्य शब्दों को लिखा जाएगा। आप सभी इसके हिंदी अर्थ से भी क्लियर होंगे कि सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं और हैड तो प्रयोग है और ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं और अदर्स को अन्य कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा तो इसको किस प्रोसेस में लिखेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखें, जैसे उसके पास 3 ऊंट थे। उसके पास 3 ऊंट थे। ये देखें, पास थे, पास था या रखता था के अर्थ में ये हैड का प्रयोग किया जाएगा। इसे आप ऐसे भी देखें कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का भी एक सेंटेंस बनता है। जैसे इसी को यहाँ रखता था, था, थी, थे पास्ट इंडिफिनिट टेंस की सिंबल है। तो जब आप इसको दूसरे रूप में देखेंगे तो हो जाएगा वह 3 ऊंट रखता था। इसे देखें तो ये जो है ये प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का भी सेंस देता है।
दोनों का मतलब एक ही है, अनुवाद बनाते समय भी एक ही तरह बनेगा, लेकिन थोड़ा यूज को देखने के लिए आप इसको स्पष्ट करेंगे तो समझ में आएगा। जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे तो उसके पास उसके, यहाँ आप देखें उसके की अंग्रेजी हिज या हर होती है, उसका उसकी उसके की अंग्रेजी। लेकिन जब आप यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे, आप जाने कि किसी भी सब्जेक्ट के केस बनते हैं, वो सब्जेक्टिव भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है और पॉसेसिव भी होता है। जब ये सब्जेक्टिव केस में होता है तो हमेशा उसे सब्जेक्ट ही लिखना चाहिए, पॉसेसिव नहीं लिखना चाहिए। जैसे यहाँ उसके की अंग्रेजी तो हिज होती है, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में लिखा जाना है, इसलिए हिज का सब्जेक्टिव केस ही होता है। इसे आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो हो जाएगा ही हैड, 3 का हो गया 3, ऊंट का हो गया कैमल्स। ही हैड 3 कैमल्स। इसी तरह इसमें भी लेंगे तो भी सेम सेंस आएगा। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का एग्जांपल। दूसरा सेकेंड रूल आप लिख लीजिए नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस को देखिए आप, ये नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य। ये नकारात्मक वाक्यों में नेगेटिव का सेंस होगा, यानी नहीं का शब्द प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें रूल बनेगा आपका, पहले होगा सब्जेक्ट, फिर होगा हैड, फिर होगा नॉट या नो। हैड या हैड के भी प्रयोग में मैंने बताया था कि नॉट कब लगेगा, नो कब लगेगा। नॉट का प्रयोग तब होगा जो ऑब्जेक्ट या आगे आने वाले शब्द में कोई जो है वो नंबर दिया हो, संख्या दी गई हो, तो नॉट का प्रयोग करिए। संख्या ना दी गई हो तो नो का प्रयोग करिए, इसका ध्यान देना है आपको। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर्स का प्रयोग करते हैं। इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए। इसका एग्जांपल लेंगे तो होगा मेरे पास 5 चाकू, मेरे पास 5 चाकू नहीं था। तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में क्या है, मेरे। फिर यहां मेरे की अंग्रेजी माई आपको दिमाग में आएगा, लेकिन यहां माई नहीं होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट लिखना है। माई जो है वो पॉसेसिव केस है, माई का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा। यहां जब भी लिखेंगे आप आई लिखेंगे, आई हैड नॉट 5 नाइट्स। ये हो गया आपका नेगेटिव। यदि यहाँ ये नंबर संख्या न होती तो आप यहाँ नॉट की जगह नो का प्रयोग करते। इसका आपको ध्यान देना है। आइए अगले रूल की ओर चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको मिटा दूं, इसे आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रूल बनाइए। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब रूल बनाएंगे तो इसमें आप हमेशा दिमाग में रखेंगे 2 तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। एक तो होगा क्या से शुरू होने वाला, और सेकेंड होगा क्वेश्चन वर्ड वाला, या इसको हिंदी में लिखें प्रश्न सूचक शब्द वाला। तो इस तरह से क्वेश्चन वर्ड को भी मैंने पिछली वीडियो में एक चार्ट दिया है, उसे आप समझें और याद करें। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सबसे पहले आप हैड लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर अदर्स लेंगे। यहाँ आप सिंबल देख लीजिए, यहाँ मैंने सब्जेक्ट के लिए सिंबल ले लिया और ऑब्जेक्ट के लिए वो सिंबल ले लिया। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा नहीं लिख रहा हूं, इसे आप समझते रहें कि हैड पहले लीजिए, फिर सब्जेक्ट लीजिए, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स लीजिए।
क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्य आ जाए तो उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद आप हैड को रखिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लीजिए, फिर अदर्स लीजिए। इसको ढूंढने की भी एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि आप केवल लिख लिए और इसको जैसे मनो वैसे बैठा दिया। प्रोसेस बनाते समय सब्जेक्ट को ढूंढिए कौन से, और ऑब्जेक्ट को ढूंढिए क्या या किसको से। सेंटेंस में ये पार्ट क्लियर करते चलिए कि सब्जेक्ट के स्थान पर ही सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही ऑब्जेक्ट हो। कोई दूसरा शब्द यदि प्रयोग करेंगे तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को लेते हैं। क्या दशरथ की 3 रानियां थी। इसको आप बनाएंगे तो होगा, पहले ऐड लेंगे, सब्जेक्ट है दशरथ, हैड दशरथ 3 क्वींस। इसके इस सेंटेंस को आप हैड से डायरेक्ट बना रहे हैं, इसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियमों में भी बना सकते हैं। अभी मैं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का एग्जांपल देकर समझाऊंगा आपको। जैसे नेगेटिव में अभी सेंटेंस आया था तो उसमें हैड के साथ नॉट डायरेक्ट लगा दिए थे। यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहेंगे तो यहाँ डिड के साथ नॉट लगता है, डिड नॉट प्लस हैड का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल नेक्स्ट एग्जांपल प्रश्नसूचक शब्द वालों का ले लीजिए। जैसे इस गरीब लड़के के पास किसकी पुस्तक थी। इसे आप देखें तो इसमें देखेंगे किसका, किसकी, किसके, क्वेश्चन वर्ड किसका, किसकी, किसके। लेकिन एक चीज और ध्यान दें, कुछ क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ उनका रिलेटिव नाउन साथ लगा रहता है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। यानी अब किसकी जब भी प्रयोग करेंगे तो किसकी के साथ उसका रिलेटेड नाउन पुस्तक भी रहेगा। यानी यहाँ केवल हुज का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि हुज बुक लिखेंगे। ये अकेले प्रयोग नहीं होगा। जैसे कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, या किसका, किसकी, किसके, ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा इनका रिलेटेड नाउन जरूर प्रयोग किया जाता है। बिना रिलेटेड नाउन का इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन वर्ड होगा, इसे आप लिखेंगे हुज बुक हैड, किसकी पुस्तक, इस गरीब लड़के के पास, तो हुज बुक हैड दिस पुअर बॉय। ये हो गया आपका। इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को समझें और बनाने का प्रयास करें। जैसे मैं इसको अभी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में दूसरे रूप में देखूंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी आप कैसे बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, उसके पास, ये विशेष नियम में आप रखिएगा इसको कि उसके पास एक पेन नहीं थी। इसे देखिए आप, ये नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। जब आप इसको डायरेक्ट हैड से बनाएंगे तो रूल आप देखेंगे तो मिलेगा कि ही हैड नो पेन, या इसको नो की जगह नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, नॉट, लेकिन नॉट के साथ फिर ये लगाएंगे, नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो होता है। ही हैड नो पेन या ही हैड नॉट ए पेन, ये आपका एक हो गया। इसी को यदि आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहेंगे, अभी आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के रूल में जब चलेंगे तो आप देखेंगे कि जब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, अभी आपने फार्मूला मैं आपको क्लियर नहीं किया हूं, आगे की वीडियोज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब रूल देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट तो हो गया ही। उसके बाद क्या होता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे आप यहाँ डायरेक्ट हेड लगा रहे हैं तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और वो हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो हो जाएगा ही डिड नॉट, और डिड के साथ एक मेन क्रिया होती है, मेन क्रिया यही हैड ही होगी, तो हैड जब डिड लगता है तो हैड का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तो जाएगा ही डिड नॉट, हैड का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा हैव, ही डिड नॉट हैव ए पेन। आप इसे देख सकते हैं कि ये भी इसी ट्रांसलेशन का अनुवाद है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। इसे आप कहेंगे कि ये हैड का विशेष रूल, यानी हैड ही जो है यहाँ पर मेन और हेल्पिंग दोनों के रूप में काम कर रहा है, लेकिन इसमें जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंस में चले जाएंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस का भी एक वाक्य है, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया लेंगे और ये मेन वर्ब के रूप में है प्रयोग किया जाएगा। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस देख करके, जैसे स्पेशली इसमें समस्या तब होती है जब आपको सेंटेंस, ग्रामर के रूल में जब आपको सेंटेंस बदलने को दिया जाता है, अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव, तो उसमें इस तरह की कंफ्यूजन होती है। तो इसे आप ध्यान देंगे कि ये डिड नॉट का जो सेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंस में चल रहा है और यहाँ हैड डायरेक्ट प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट आप और भी आगे क्लियर कर पाएंगे जब आगे की वीडियो देखेंगे। तो ये था आपका रूल, यूज ऑफ हैड, जो पास्ट टेंस में प्रयोग होने वाली एक स्पेशल वर्ब है, और इससे रिलेटेड कुछ जो है एग्जांपल्स को मैंने दिखाया। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी अपनी अपनी एक्सरसाइज को जरूर करें और अपने एक्सरसाइज में लगें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।